सत्यमपुर गांव में भोला और माधव नाम के दो दोस्त रहा करते थे। भोला बहुत ही मेहनती था, लेकिन माधव आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह भोला, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद माधव भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे माधव बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। माधव बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों माधव बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो भोला है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है। क्या कहा? मेरे दोस्त भोला के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को माधव अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर माधव फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरिया का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त भोला की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और माधव के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर माधव की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो, और माधव से कहो कि अब अपन दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही भोला के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है भोला मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर माधव अपने दोस्त भोला के यहाँ जाता है। और भाई भोला, कैसे हो तुम? माधव भाई, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? भोला, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 एकड़। हाँ माधव भाई, खरीद लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन भोला, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ माधव भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मणिराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मणिराम की है। फिर दोनों सेठ मणिराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, भोला के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और भोला के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 10,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई माधव, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 10,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो
आप 10,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दो। फिर माधव सेठ मणिराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई माधव, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई, भोला, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। माधव भाई, यह बात तो सही है, वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद माधव अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से भोला बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, माधव अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से भोला अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर खेत में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद भोला माधव के यहाँ जाता है। सुनो भाई माधव, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूं अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन भोला भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ माधव भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है माधव, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। फिर माधव अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। यह तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो माधव भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत हो कि भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। फिर माधव अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर भोला बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त माधव घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। माधव भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ भोला भाई, चलो आज अपन फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है माधव भाई, अब अपन ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूं। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो,
जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर माधव सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना, भोला अपनी साली की शादी में गया है और वह कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, यह तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में अपन इन सारी बोरियों को अपने घर की पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन भोला को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थीं और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान, वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरी आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी में मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर भोला माधव की यहाँ आता है। अरे माधव भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ भोला भाई, चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे माधव भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता। मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? माधव भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भोला भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां जिसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? फिर भोला अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा? फिर भोला सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता, वो ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर भोला अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यह सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर माधव और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया?
अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले यह तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वह भी नहीं मिलेगा, चला गया। अब अपने हाथ से सब कुछ, अब क्या करेंगे? अपन दोनों, हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होता है। और भोला बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।